जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति के एग्जाम रिवीजन के बारे में। इसमें हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं सभी इसमें कवर होंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मैक्सिमम 1 घंटे की होगी। इसमें आपको एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी का हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका कैसे इंट्रोडक्शन है, और साथ में इसके की पॉइंट का जिक्र करेंगे। इसके की पॉइंट कैसे होंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा महत्व, किसी में कारण, किसी में उपाय। इस प्रकार सभी क्वेश्चनों के हम इंट्रोडक्शन और सबके की पॉइंट देखेंगे, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे तो आपका एग्जाम में रिवाइज हो जाएगा और सभी क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो लास्ट मिनट में ये वीडियो देखकर आप क्या है एग्जाम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको किसी के गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए या सोल्ड असाइनमेंट, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं बिना देरी के इसके पहले क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के विभिन्न नामों पर विस्तार पूर्वक निबंध लिखें। जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है, अत्यंत विकसित और समृद्ध था हमारा। भारत में मिनीशियों ने राज्य शासन, प्रशासन, न्याय, कूटनीति तथा जन कल्याण से संबंधित विचारों को विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। आधुनिक काल में जिस विषय को राजनीतिक विज्ञान, जिसे आज के दिन क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, उसे प्राचीन भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो ये नाम केवल शब्द नहीं थे बल्कि इनके राजनीतिक व्यवस्था से विभिन्न पक्षों को व्यक्त करते थे। तो इनके प्रमुख नाम क्या थे, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र में विभिन्न नाम क्या थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें राजनीति या राजनीतिक शास्त्र पहला नाम था। दूसरा इसमें धर्मशास्त्र नाम था। तीसरा इसका नीति शास्त्र नाम था। चौथा अर्थशास्त्र इसका नाम था। फिर इसमें क्या बताया गया है, राज्य शास्त्र, कूटनीति, और सातवां पंचायती राज और स्थानीय शासन व्यवस्था। इस प्रकार ये क्या थे, इसके अलग अलग नाम थे। प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में विभिन्न नाम थे, राजनीति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जिसे आज के दिन पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक और शासकीय न्यायिक सभाओं का विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो हमें इसमें क्या देखना है, प्राचीन भारतीय राज शासन व्यवस्था में न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। समाज में शांति व्यवस्था, नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की न्यायिक सभाओं का गठन किया गया। इन सभाओं का उद्देश्य विवादों का निपटारा करना था, अपराधों को रोकना था, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी थी। प्राचीन भारत में न्यायिक व्यवस्था सामाजिक न्यायिक सभाओं तथा शासकीय न्यायिक सभाओं में विभाजित थी। तो इसमें जो सामाजिक और शासकीय न्यायिक सभाएं थीं उन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना है हमें। तो उनको आप कैसे डालोगे, तो इसमें क्या है, तो चर्चा करनी है। इसके 2 मुख्य प्रकार की न्यायिक सभाएं थी। पहली है सामाजिक न्यायिक सभाएं, तो और फिर दूसरी है शासकीय न्यायिक सभाएं। तो सामाजिक न्यायिक सभाओं की परिभाषा देनी है, ये क्या होती है, फिर इसकी अवधारणा क्या है और इसके पार्ट क्या आएंगे। तो सामाजिक न्यायिक सभाएं क्या होती हैं, जो समाज के स्तर पर उत्पन्न विवादों का समाधान करती है। इनका संचालन स्थानीय समुदाय, ग्राम, जातियां तथा व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से संगठन आते हैं, तो इसमें संगठनों की बात करूं तो सबसे पहले आता है इसमें ग्राम सभा, दूसरा इसमें पंचायत, तीसरा जाति सभा, चौथा श्रेणी और निगम सभाएं। तो ये हमारी क्या है, सामाजिक न्यायिक सभाएं हैं। अब बात करते हैं इसके शासकीय न्यायिक की परिभाषा और अवधारणा के बारे में। तो शासकीय न्यायिक सभाएं क्या होती हैं, तो ये न्यायिक सभाएं राज्य द्वारा संचालित न्यायिक संस्थाएं थी। इनका उद्देश्य कानून और राजधर्म के अनुसार न्याय प्रदान करना था। इसकी कौन कौन सी संस्था थी, इसके क्या क्या पार्ट थे, तो राजा का न्यायालय, सबसे उच्च न्यायालय जो आज के दिन जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। फिर धर्मस्थलीय न्यायालय था। फिर चौथा था इसमें कंटक शोधन न्यायालय। फिर मंत्री परिषद एवं न्यायाधीश थे इसमें। तो ये क्या है, हमारा शासकीय न्यायालय और उसकी परिभाषा के बारे में जाना, इसके अंक के बारे में जाना। फिर सामाजिक और न्यायिक, इसमें अंतर क्या है, इसको अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, इसमें स्वरूप के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर, आधार क्या है इसका, निर्णयकर्ता कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर इसका सामाजिक और शासकीय न्याय के उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण की बात करो तो न्याय के उदाहरण क्या है, ये दिए गए हैं, आप स्क्रीन रोककर इनको देख सकते हैं। फिर शासकीय न्याय के क्या उदाहरण है, ये किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, ये इसमें ओवरऑल बताया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणतंत्र बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालें। जो प्राचीन भारतीय राजनीति थी उसमें गणतंत्र पर और बौद्ध शास्त्र पर हमें इनके बारे में बताना है।
तो प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था के अनेक रूप थे, जिसमें क्या है, राजतंत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित था, एक राजा होता था वही शासन करता था। वहीं दूसरी ओर क्या था, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पर क्या था, हमें गणतंत्र देखने को मिलता था, और साथ ही इन गणराज्यों में शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर किसी प्रतिनिधियों परिषदों द्वारा संचालित किया जाता था। इसी काल में क्या है, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन की नई दिशा प्रदान की। बौद्ध दर्शन ने शासन में नैतिकता, अहिंसा, करुणा और जन कल्याण के सिद्धांतों को महत्व दिया। तो प्राचीन भारतीय गणतंत्र की अवधारणा क्या थी, इस पर प्रकाश डालना है। तो गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता किसी एक राजा के बजाय एक समूह में परिषद के हाथों में रहती थी। इन राज्यों को गणराज्य कहा जाता था। इसमें शासन के महत्वपूर्ण निर्णय और सभा परिषद द्वारा लिए जाते थे। तो प्राचीन भारत में प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन भारत में प्रमुख गणराज्य थे लिच्छवी गणराज्य, वज्जी संघ, शाक्य गणराज्य, मल गणराज्य, कोल्ली गणराज्य। इसी के साथ बौद्ध शास्त्र और शासन व्यवस्था क्या थी, तो इनके बारे में बात करूं, इनके बारे में बताऊं तो बौद्ध शासन व्यवस्था, भगवान बुद्ध ने शासन को नैतिक मूल्य से जोड़ते हुए धम्म, जिसे कि धर्म बोलते हैं, आधारित शासन की संकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता को प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण होना चाहिए। तो ये उनका बौद्ध शास्त्र और बौद्ध शासन था। तो बौद्ध शासन व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो इसमें पहला था दम्भराज की अवधारणा, जिसमें दूसरा था इसमें जन कल्याण, तीसरा था इसमें अहिंसा, चौथा था इसमें न्याय और समानता, पांचवा इसमें नैतिकता और प्रशासन। तो ये थे। इसी प्रकार जो गणराज्य है और बौद्ध धर्म के बीच में संबंध क्या थे, इसके बारे में बात की गई है। तो इनके संबंध कैसे देखने को मिलते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या इसमें हमें संबंध दिखाई देते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि मैं बड़ी वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर सिक्स्थ हमारा इसमें क्या आएगा, बौद्ध शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। फिर इस क्वेश्चन का जवाब, भारतीय गणराज्य संगठनों की कार्य प्रणाली कैसी थी, वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। बौद्ध शास्त्रों के आदर्श समान शासन के सिद्धांत क्या थे, जो सिद्धांत हैं वो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, धर्म के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो। धर्म के जो विभिन्न स्रोत है ना, उनका वर्णन करना है। धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का आधार है। यह केवल पूजा पद्धति या धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आचरण, कर्तव्य, नैतिक मूल्यों, सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। भारतीय परंपरा में धर्म अनेक स्रोत माने गए हैं। धर्म के अनेक स्रोत हैं जिनके माध्यम से धर्म सिद्धांतों, नियमों और आदर्शों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमुख स्रोत क्या है इसके, तो प्रमुख स्रोतों में आएगा वेद, स्मृतियाँ, पुराण, दर्शन, संतों एवं महापुरुषों की शिक्षाएं। तो इनकी बात करते हैं। तो विभिन्न स्रोतों में सबसे पहले आता है हमारा शास्त्र। तो शास्त्र क्या है, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं। फिर इसी के साथ क्या है, हमारी स्मृतियाँ आती हैं स्रोतों में। तो जो मेन स्मृतियाँ क्या कौन सी है, मेन मनुस्मृति मानी गई है, जिसमें याज्ञवल्क्य क्या आएगा। तो ये इस प्रकार की क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, इस प्रकार की स्मृति आती हैं। फिर इसमें अगला स्रोत है पुराण। पुराण क्या होते हैं, पुराणों के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवतम पुराण, मत्स्य पुराण इसमें शामिल है। फिर इसमें दर्शन भी है कि दर्शन भी धर्म के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये क्या होते हैं, तो इस प्रकार क्या है, हमने इसके बारे में, इसके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ इसमें स्मृतियाँ पढ़ी, पुराण देखे, दर्शन देखे, संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं, इसमें पांचवा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के नाम इसमें ऐड किए जा सकते हैं। फिर इसका छठा स्रोत क्या है, सदाचार और लोकाचार इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, भारतीय राजतंत्र के स्वरूप का वर्णन करना है हमें। तो भारतीय राजतंत्र का स्वरूप कैसा है, तो भारतीय राजतंत्र प्राचीन भारत की प्रमुख शासन व्यवस्था थी, जिसका विकास वैदिक काल से लेकर मध्य काल तक विभिन्न रूपों में हुआ है। भारतीय राजतंत्र केवल राजनीतिक संस्था नहीं थी, बल्कि धर्म, नैतिकता, समाज और प्रशासन का समन्वित रूप था। राजा को राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाता था, किंतु उसकी शक्ति धर्म, परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं द्वारा नियंत्रित की जाती थी। भारतीय राजतंत्र का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण, राज्य की सुरक्षा और न्याय की स्थापना करना इसमें शामिल था। तो इसमें क्या क्या आते हैं वो इसमें इंक्लूड करेंगे कि स्वरूप में, भारतीय राजतंत्र के स्वरूप में कैसे कैसे इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला इसका है, राजतंत्र का धार्मिक आधार क्या था। तो राजा को धर्मराज कहा जाता था। शासन धर्मशास्त्रों और नैतिकता के अनुसार संचालित था। राजा की अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रजा के हित को सर्वोपरि रखे। वैदिक, पुराण, स्मृति, इन ग्रंथों के आदर्श गुणों के वर्णन मिलता है। फिर अगला आता है, इसमें राजा की भूमिका क्या थी और उसके अधिकार क्या थे। राजा की स्थिति और उसके अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो राजा
क्या करता था, राज्य की रक्षा और विस्तार, प्रशासन का संचालन, कर वसूलना, राजकोष का प्रबंधन, न्याय करना, मंत्री अधिकारी को नियुक्ति करना, ये इनके उनके अधिकार और भूमिका में आते थे। अगला है मंत्री परिषद और प्रशासनिक ढांचा कैसा था राजतंत्र में। तो इसमें राजा को नीति संबंधी सलाह देना था मंत्रियों का कार्य, प्रशासनिक कार्य का संचालन, कर व्यवस्था, वित्तीय मामलों का प्रबंधन, न्याय सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ये मंत्रियों के कार्य थे। फिर इसका प्रशासनिक ढांचे के बारे में बता सकते हैं कि इसका राजतंत्र का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। अगला है इसमें पॉइंट, सामाजिक संरचना और वर्ग व्यवस्था इसमें कैसी थी। तो वर्ग व्यवस्था में क्या था, लोग बटे हुए थे, वैसे वर्ग व्यवस्था के हिसाब से काम करते थे। सामाजिक संरचना कैसी थी, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें था। राजा का प्रमुख कार्य, मुख्य वर्ग कौन सा था, क्षत्रिय था, जो सैन्य और प्रशासन की मुख्य भूमिका निभाता था, राज्य की रक्षा करता था। फिर इसमें 5वां पॉइंट आता है राजतंत्र का परिवर्तन और मध्यकालीन राजतंत्र हमारा कैसा था, ये हमें कैसे देखने को मिला। तो इसका भी हम ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके हैं। और इसमें सैन्य संगठन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, प्रजा कल्याण की अवधारणा भी इसमें शामिल कर सकते हैं राजतंत्र में। ये मुख्य पॉइंट थे हमारे। फिर इसके बाद एक मध्यकालीन भारतीय राजतंत्र में क्या है कि मध्यकाल में मध्यकालीन राजतंत्र में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के प्रभाव से भारतीय राजतंत्र के स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। सत्ता का अधिक केंद्रीकरण हो गया था, प्रशासनिक संस्थाएं अधिक संगठित थी, मनसबदारी, जागीरदारी जैसी व्यवस्थाएं थी, राजस्व और सैन्य प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैदिक राजनीतिक चिंतकों पर आलोचनात्मक निबंध लिखना है हमें। तो वैदिक काल भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस युग में राजनीति को धर्म, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। वैदिक राजनीतिक चिंतकों ने राज्य, राजा, प्रजा, सभा, समिति, राजधर्म जैसे विषयों पर विचार प्रस्तुत किए हैं। इनके चिंतन का मुख्य उद्देश्य केवल शासन का संचालन नहीं था, बल्कि समाज में न्याय, शांति, समृद्धि, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना था। यद्यपि उनके विचारों में अनेक आदर्श तत्व निहित हैं, फिर भी उनमें कुछ सीमाएं हैं और विरोधाभास दिखाई देते हैं। इसलिए उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे इस पर, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, राजधर्म कैसा था, राजा की भूमिका क्या थी, इसके आधार पर कर सकते हैं। फिर जो दूसरा है, लोकतंत्र उस टाइम कैसा था वैदिक काल में, गणराज्य का स्वरूप कैसा था, इसके आधार पर किया जा सकता है। वेदों में राजनीति के सिद्धांत क्या थे, वेदों में राजनीति के सिद्धांत कैसे थे, वो कैसे राज्य को प्रभावित करता था, इसके ऊपर बात करनी है। संस्कृत साहित्य और राजनीतिक सिद्धांत कैसे थे, उनके बारे में बात की गई है। जो मनुस्मृति में शासक को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कड़े धर्मनिष्ठ निर्णय लेने की बात कही गई है। अगला इसमें है, राजनीतिक विचारधाराएं कैसी हैं, उनके समकालीन समाज कैसे हैं। तो उस टाइम राजनीतिक विचारधाराएं कैसी थी, उनके समकालीन समाज में कैसा राजतंत्र था, वो बताया गया है। जो राज्य में नैतिकता और राजनीति कैसी थी, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें क्या क्या करना है हमें, जो वैदिक राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि के बारे में बताना है कि वैदिक राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि कैसी है। तो जिसमें वैदिक साहित्य में क्या है, विशेषकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में राजनीतिक जीवन के बहुत सारे संकेत मिलते हैं। उस समाज में जिनमें विश्व, ग्राम, राष्ट्र जैसी इकाइयों में संगठित था, शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, समाज की रक्षा व्यवस्था बनाए रखना और धर्म का पालन करना। फिर हमने इसमें देखा राजधर्म और राजा की अवधारणा कैसी थी। फिर इसमें सभा और समिति, लोकतंत्र के तत्व कैसे थे, वैदिक चिंतन में राज्य की अवधारणा कैसी थी, नैतिकता और राजनीति का संबंध कैसा था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक चिंतन कैसा था, वैदिक राजनीतिक चिंतन विशेषताएं कैसी थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, इसके विभिन्न अंगों का वर्णन करो। तो ग्रामीण व्यवस्था क्या है, स्थायी इकाई थी जहाँ पर स्थानीय प्रशासन दिया गया था। तो ग्रामीण व्यवस्था भारतीय समाज की मूल आधारशिला रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम ग्रामीण व्यवस्था से किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है, गाँव में निवास करती है। आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन गाँव में रहती है। कृषि को अपनी आजीविका का प्रमुख साधन मानते थे। ग्रामीण व्यवस्था केवल कृषि तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन के सभी पहलू सम्मिलित थे। गांव एक क्या थी, स्वायत्त इकाई थी, अपनी इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में कार्य करती थी, जहां स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों का संचालन सामूहिक रूप से किया जाता था। तो स्थानीय प्रशासन में क्या करते थे, न्याय व्यवस्था भी थी, आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाता था। तो मतलब एक क्या है, इंडिपेंडेंट इकाई थी जिसमें वो किसी पर डिपेंड नहीं थी। उसके सारे काम गाँव में जाते थे, खाना पीना, कमाना दमाना, सारे काम गाँव में, वो किसी पर डिपेंड नहीं थे। उनकी सारी जरूरतें गाँव से पूरी हो जाती थी। तो इसके विभिन्न अंगों की बात करें तो इसमें अंग क्या क्या थे, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो ग्रामीण व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या थी, ग्राम पंचायत थी। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है, जाति व्यवस्था
व्यवस्था के आधार पर भी थी। तो जाति, जो ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित था। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। तो सामाजिक संबंध और वैवाहिक नियम जाति के आधार पर निर्धारित थे। तो ये उसमें गांव में क्या है, जाति व्यवस्था थी। फिर अगला पॉइंट है, इसमें भूमि व्यवस्था भी थी। भूमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अधिकांश लोग क्या थे, कृषि पर निर्भर थे। भूमि का स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों, जमींदारों और समुदाय के पास होता था। किसान भूमि पर खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे। राज्य की भूमि कर दिया जाता था। चौथा इसमें पॉइंट आता है, ग्रामीण समाज और उसकी परंपराएं कैसी हैं। तो ग्रामीण जीवन की परंपरा, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं से गहरी से जुड़ा हुआ था। संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों का सामूहिक आयोजन था। सामाजिक सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना थी। लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य का संरक्षण था। तो ये हमारा ग्रामीण समाज और उसकी परंपराएं थी। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि पर आधारित थी। तो इसमें कृषि करते थे। कुटीर उद्योग भी थे। कुटीर उद्योग में क्या था, बुनाई करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ई करना, लोहार के कार्य, हस्तशिल्प और दस्तकारी वैसे जैसे कार्य थे। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा थे। फिर इसके क्या इसमें विकास हुए, क्या इसमें बदलाव हुए, इसके बारे में बात की गई है। तो टाइम के साथ बदलता गया। आज के दिन जैसे कि मनरेगा वगैरह चलाई गई, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया, राम अभी चेंज कर दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा। तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में भी बात करनी है। गांव में धार्मिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। फिर ग्रामीण व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी बात करनी है। तो ये ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, हमारे अलग अलग दिए गए हैं कि राज्य के प्रकार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सप्तांग का परिचय, राजा के गुण, स्थानीय शासन और उसका प्रशासनिक स्वरूप, व्यवहार पदों का सामान्य परिचय का सद्गुण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो राज्य के प्रकार में देखेंगे कि राज्य के प्रकार का आंसर कैसे देना है आपको। राज्य राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च संस्था है जो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता के आधार पर संचालित होती है। विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो इसमें प्रमुख प्रकार क्या है, निम्नलिखित है। क्या क्या प्रकार होते हैं राज्य के। तो संघीय राज्य होता है। संघीय राज्य की क्या विशेषता होती है कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। केंद्र और राज्य दोनों की स्वतंत्र सत्ता होती है। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो ये संघीय राज्य है। फिर बात करते हैं इसमें केंद्रीय राज्य। तो इसमें या तो डेफिनेशन जान लो या विशेषता। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि संघीय राज्य होता क्या है। तो संघीय राज्य में शासन की शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की जाती है। दोनों स्तर की सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों के अंतर्गत आती हैं, कार्य करती हैं। तो इसे संघीय सरकार बोलते हैं। फिर केंद्रीय सरकार किसे बोलते हैं। केंद्रीय सरकार की बात करें जिसे कि यूनिटरी स्टेट बोलते हैं। तो एकात्मक राज्य में समस्त शासन केंद्र के हाथों में होता है। स्थानीय या प्रांतीय इकाइयों केंद्र के अधीन कार्य करती हैं, तो इसे केंद्रीय राज्य बोलते हैं। फिर संवैधानिक राजतंत्र किसे बोला जाता है। तो इस प्रकार के राज्य में राजा या सम्राट राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है, किंतु उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं। वास्तविक शासन निर्वाचन सरकार के हाथों में होता है, इसे बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। फिर बात करते हैं संप्रभु राज्य क्या होता है। संप्रभु राज्य वह होता है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में नहीं रहता, जिसे संप्रभु राज्य बोलते हैं। फिर इसका बी पार्ट आ जाता है। बी पार्ट किसे बोलते हैं। सप्तांग का परिचय हमें करना है कि सप्तांग का परिचय क्या है। तो सप्तांग के परिचय की बात करूँ तो सप्तांग की डेफिनेशन जानना जरूरी है। सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन मुख्य रूप से कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित शरीर के समान होता है। इसके 7 आवश्यक अंग होते हैं। यदि इनमें से कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो राज्य की शक्ति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तो ये सप्तांग सिद्धांत का परिचय था। कौटिल्य के अनुसार 7 अंग क्या क्या होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये रोंग है थोड़ा, इसका हम एक एक करके बताता हूँ। पहला इसका होता है राजा, पहला अंग होता है राजा। दूसरा अंग होता है इसका अमात्य, जिसे मंत्री बोलते हैं। तीसरा अंग होता है इसका जनपद, जो इसका प्रदेश, भूमि या प्रजा होती है। चौथा इसका क्या होता है, दुर्ग, किला, जिसे बोलते हैं। फिर 5वां इसका होता है कोष, राजकोष। छठा इसमें होता है दंड, जिसमें सेना और न्याय व्यवस्था आती है। 7वां इसमें होता है मित्र, जो कि मित्र होते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत हो गया ये। सप्तांग सिद्धांत के महत्व के बारे में भी बता सकते हैं कि सप्तांग सिद्धांत के क्या क्या महत्व हैं। तो राज्य की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करता है। सुशासन और प्रशासन की आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करता है। राज्य की शक्ति, सुरक्षा, स्थिरता के आधारों का वर्णन करता है। आधुनिक प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था में भी इसकी प्रासंगिकता दिखाई देती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला हमारा इसका 8वें का सी है, राजा के गुण क्या क्या होते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को राज्य का प्रमुख
और प्रजा का संरक्षक माना जाता था। विभिन्न ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र में आदर्श राजा के गुण का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा के गुण ही राज्य की स्थिरता, समृद्धि और सुशासन का आधार होते हैं। तो राजा के गुण क्या क्या हो सकते हैं? राजा के गुणों की बात करते हैं तो राजा में न्यायप्रियता होनी चाहिए। राजा क्या होता है? धैर्यवान होना चाहिए और संयमी होना चाहिए। राजा में सहानुभूति होनी चाहिए। राजा सतर्क होना चाहिए। राजा में वीरता होनी चाहिए और धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और उसके क्या क्या खासियत हो सकती हैं? इसके अलावा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, परिश्रमशीलता होनी चाहिए, कूटनीति की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये राजा के गुण होने चाहिए। अगला इसका 8 का गह पार्ट है स्थानीय शासन और उसका प्रशासनिक स्वरूप कैसा है। स्थानीय शासन शासन व्यवस्था का वह स्तर है जो स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य है जनता की सहभागिता को बढ़ाना, प्रशासन को लोगों के निकट पहुंचाना। भारत में स्थानीय शासन लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक सीधे प्रशासन में सक्रिय भाग लेते हैं। तो इसे बोलते हैं स्थानीय शासन। इसका प्रशासनिक स्वरूप कैसा है इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या पार्ट हैं? सबसे पहले ग्रामीण स्थानीय शासन है, इसमें जो कि पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में बताता है। तो इसमें क्या होता है? ग्रामीण स्थानीय शासन में इसके क्या क्या पार्ट हैं? ग्राम पंचायतें इसमें आती हैं, फिर पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है वो होती है, फिर इसमें थर्ड जिला स्तर जो सबसे उच्च स्तर की ग्रामीण संस्था का हिस्सा होती है। तो ये पहला ग्रामीण स्थानीय संस्था है। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? शहरी स्थानीय शासन होते हैं इसमें। तो शहरी स्थानीय शासन में पहले नंबर पर कौन आता है? सबसे नीचे नगर पंचायत आती है, फिर नगर पालिका आती है, फिर नगर निगम। तो ये स्थानीय शासन है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है और इसके प्रशासनिक स्वरूप को देखा है कि कैसा होता है। फिर इसका अगला पार्ट कौन सा है? व्यवहार पदों का सामान्य परिचय और सद्गुण सिद्धांत बताइए। तो इसमें सबसे पहले हमें व्यवहार पदों का सामान्य परिचय देखना है कि व्यवहार पद सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले नियमों का समूह है। इनके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये व्यवहारिक पदों का सामान्य परिचय है। व्यवहार पदों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताओं की बात करूँ तो इसमें ऐड करना आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके इसके मेन पॉइंट है। व्यवहार पदों की मुख्य विशेषताएं, तो इसमें पहले नंबर पर मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक अनुशासन की स्थापना है। दूसरा इसमें क्या आएगा? नैतिक आचरण का मार्गदर्शन है। तीसरा इसमें आपसी सहयोग और सद्भाव है। चौथा इसमें उत्तरदायित्व की भावना आएगी। पांचवा इसमें न्याय एवं समानता का संरक्षण होगा। तो ये इसमें क्या है? हमारे व्यवहार पदों का सामान्य परिचय और उसकी विशेषताएं। अब जानना है सद्गुण सिद्धांत क्या होता है। सद्गुण वे श्रेष्ठ नैतिक गुण होते हैं जो व्यक्ति के चरित्र को उत्कृष्ट बनाते हैं। सद्गुण का सिद्धांत यह मानता है कि मनुष्य के आचरण की श्रेष्ठता उसके चरित्र नैतिक गुणों पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति सद्गुणों का पालन करता है तो वह स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी लाभकारी बनता है। प्रमुख सद्गुण सिद्धांत क्या है उनकी बात करेंगे तो नंबर 1 पे प्रमुख सद्गुण सिद्धांत क्या आएगा? सत्यनिष्ठा का होना। दूसरा सद्गुण सिद्धांत है दया और करुणा। तीसरा आएगा अहिंसा। चौथा आएगा संयम। पांचवा आएगा क्षमा। छठा आएगा परोपकार। सातवां आएगा धैर्य। तो ये हमारे क्या है? सद्गुण के जो प्रमुख सद्गुण है जो इंसान में होने चाहिए वो बताया गया है। तो सद्गुण सिद्धांत के कुछ महत्व है जो कि मैंने बड़े क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा रखा है, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? तो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के प्रमुख स्रोतों की बात की गई है जो हम ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें क्या थे? वेद थे, उपनिषद थे, धर्म स्मृतियाँ थी, महाकाव्य थे। धर्म, उपनिषद, धर्मशास्त्र, महाकाव्य जो हम ऊपर सब कुछ देख रहे हैं, अरण्य और पुराण, कूटनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास और यात्रा वृत्तांत, धार्मिक साहित्य और तात्विक ग्रंथ, ये क्या थे? ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताना है, फिर इसके स्रोतों के बारे में इसको कनेक्ट करना है कि इसके स्रोत क्या है, फिर इसके स्रोत बताने हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के स्रोत क्या है। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, बौद्ध और जैन साहित्य, ऐतिहासिक एवं विदेश यात्रियों के विवरण इसमें आते हैं। तो ये 9th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमने दूसरी बार रिपीट कर लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। मनु के धर्मशास्त्र में राज्य की अवधारणा पर प्रकाश डालो। मनु के धर्मशास्त्र में राज्य की अवधारणा पर प्रकाश डालो। तो मनुस्मृति के हिसाब से धर्मशास्त्र के आधार पर इसमें करना है। मनुस्मृति क्या थी? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें समाज, राज्य, शासन, न्याय, राजधर्म से संबंधित विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनु के अनुसार राज्य मानव समाज में व्यवस्था,
सुरक्षा और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक संस्था है। उनका राजनीतिक चिंतन धर्म पर आधारित है। इसलिए राज्य का प्रमुख उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि समाज में न्याय, शांति, नैतिकता बनाए रखना था। तो ये मनु के प्रमुख परिचय के बारे में था। अब इसकी अवधारणा क्या थी? मनु के धर्मशास्त्र में राज्य की अवधारणा क्या है उसकी बात करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति और आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, राज्य की स्थापना क्यों हुई और उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताना है। तो मनु के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या थे वो बताता हूँ। समाज में शांति और सुरक्षा बनाना, न्याय की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करना, अपराध और अत्याचारों को रोकना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। दूसरा इसमें आता है शासक के कर्तव्य क्या थे और उसके अधिकार क्या थे। तो शासक के कर्तव्य क्या थे, राजा के कर्तव्य क्या थे, वो इसमें लिखने हैं, और उसके क्या क्या अधिकार थे, वो किस अधिकार से काम करता था, वो इसमें आपको बताना है। राज्य का संगठन कैसा था और उसका प्रशासन कैसे किया जाता था, वो इसमें बताना है कि राज्य का प्रशासनिक स्वरूप कैसा था, इसी बारे ये पूछा गया है। तो प्रशासन के प्रमुख अंग बताने हमें, राज्य का संगठन है और प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन के प्रमुख अंग है राजा, मंत्रिमंडल, न्याय व्यवस्था, सेना, कर व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी इसके राज्य का संगठन और प्रशासनिक स्वरूप है। फिर इसमें आगे बात करना है तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। तो मनु ने राजनीतिक चिंतन में न्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना है। तो न्याय की विशेषता क्या है, न्याय की विशेषता बतानी है इसमें। न्याय क्या है, धर्म के अनुसार होना चाहिए, सभी विवादों का निष्पक्ष समाधान किया जाना चाहिए, न्याय का सर्वोच्च संरक्षक राजा होता है, न्याय करते वक्त सत्य, प्रमाण और धर्म का पालन करना आवश्यक है। फिर इसके बाद राज्य और धर्म का संबंध कैसा है ये बताना है, ये आपको खुद को इसको रिलेट करना हो। इसके साथ इसमें दंड नीति का सिद्धांत भी बताना है कि मनु ने दंड को राज्य की शक्ति का आधार माना है, क्योंकि दंड के कुछ उद्देश्य हैं, अपराधों का रोकना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, न्याय की स्थापना करना, प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मनु के अनुसार दंड उचित, निष्पक्ष और धर्म सम्मत होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हमने इसको पूरी को कंक्लूड करके देख लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। तो चाणक्य किसे बोलते हैं, कौटिल्य को। तो कौटिल्य द्वारा रचित था अर्थशास्त्र, वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें राज्य, शासन, प्रशासन, न्याय, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बारे में संबंधित विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। चाणक्य का मानना था कि राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा करना, समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना था। उनके शासन संबंधी विचार व्यवहारिक, यथार्थवादी तथा जनहित पर आधारित थे। तो ये क्या था, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था के सिद्धांत है ना, उसका परिचय दिया है हमने। तो इसके शासन व्यवस्था के सिद्धांत क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहला सिद्धांत है राजा का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य क्या है और शासन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसमें चाणक्य के अनुसार राजा, जो राज्य है, राज्य का मुख्य उद्देश्य है प्रजा का संरक्षण और कल्याण करना है। राजा है उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रजा का संरक्षण और कल्याण करना। इसने चाणक्य ने एक प्रमुख कहावत दी है, उनका एक वाक्य है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। तो राजा का दायित्व होता है कि आंतरिक शांति बनाए रखे, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे, न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे, जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करे। तो ये राज्य का उद्देश्य है, शासन के प्रमुख कार्य है। अब बात करते हैं राजनेता के गुण क्या है, राजा के गुण क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। पिछले क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगा। न्यायिक व्यवस्था क्या है और प्रशासन क्या है। न्यायिक व्यवस्था की ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी, सेम वही है। तो न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रशासन कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में जिक्र किया गया है। फिर शासन का संगठन कैसा होगा, प्रशासनिक संरचना हमारी कैसी होगी, इसके बारे में बता चुके हैं कि मनु के अनुसार क्या है, राजा के 7 अंग होते हैं जिसे सप्तांग सिद्धांत बोला गया है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी जिसे राजा, अमात्य जिसे मंत्री बोलते हैं, जनपद जो कि प्रदेश और उसकी प्रजा होती है, भूमि को भी बोलते हैं, दुर्ग मतलब सुरक्षा व्यवस्था, कोष मतलब राजकोष, दंड या सेना, दंड को क्या बोलते हैं, सेना या न्याय, मित्र को बोलते हैं सहयोगी राज्य। तो ये इसके प्रशासनिक शासन का संगठन और संरचना है। फिर इसकी सैन्य शक्ति कैसी होनी चाहिए और सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, जो राजा को अपने राज्य की करनी चाहिए। राज्य का अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसा होना चाहिए ये देखना है। फिर समाज में सद्भाव कैसे आएगा और संतुलन कैसे बना रहेगा, इसके बारे में बात की गई है। फिर लास्ट में संप्रभुता और शासक की नीति कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में, शासक की नीतियों के बारे में, जो कि राजा के गुण है वही इसमें इसकी नीतियों के बारे में बताया गया है। तो ये प्रशासनिक संगठन कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक संगठन में होना चाहिए वित्त विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, व्यापार विभाग, खनन विभाग, सेना विभाग, न्याय विभाग इसमें शामिल है। फिर न्याय व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी इसमें कि न्याय कैसा होना चाहिए, दंड नीति का सिद्धांत, दंड कैसा होना चाहिए, आर्थिक प्रबंधन हमारा कैसा होना चाहिए, सैन्य और सुरक्षा कैसी होनी चाहिए।
फिर इसके साथ कूटनीति और विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, तो ये हमने इस क्वेश्चन में क्या है बात की है। फिर इसके साथ कौटिल्य ने एक और बात की है कि इसमें गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, गुप्तचर भी जरूरी है राज्य में। तो ये इसके क्या है मुख्य हमने बात पॉइंटों में बात की, कीवर्ड देखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौटिल्य ने राजधर्म और शासक के कर्तव्यों पर चर्चा करें। तो कौटिल्य के जो राजधर्म थे और शासक के कर्तव्यों पर हमें चर्चा करनी है। तो कौटिल्य जिसे कि चाणक्य बोलते हैं, प्राचीन भारत के महान राजनीतिक चिंतक, कूटनीतिक क्या है कूटनीतिक थे और अर्थशास्त्री थे। उनका प्रमुख ग्रंथ था अर्थशास्त्र। शासन करना, प्रशासन, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कूटनीति का क्या है महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कौटिल्य ने राज्य को स्थिरता, प्रजा के कल्याण और सुशासन के लिए राजधर्म और शासक के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार राजा केवल सत्ता का उपभोग करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रजा का संरक्षक और सेवक होता है। तो हमें पहले राजधर्म का अर्थ जाना है कि राजधर्म का अर्थ क्या होता है। राजधर्म से तात्पर्य उन नैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक दायित्वों से है जिसका पालन राजा को राज्य और प्रजा के हित में करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजधर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुरक्षा, न्याय, शांति, समृद्धि स्थापित करना है राजधर्म का अर्थ है। फिर इसमें हम बात करेंगे राजधर्म के अर्थ क्या होता है, शासक के कर्तव्य क्या है। तो प्रजा की सुरक्षा और कल्याण करना सबसे पहला इसका कर्तव्य है, प्रजा की सुरक्षा और कल्याण करना। फिर इसमें न्याय व्यवस्था स्थापित करना, धर्म और नीति का पालन करना, अर्थव्यवस्था का संचालन करना और दूरदर्शिता और नीति का निर्धारण करना, योग्य मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति करना, इसमें छठा पॉइंट आ जाएगा। विदेश और कूटनीति करना, जिसे कि दूरदर्शी और नीति निर्धारण बोलते हैं। फिर सेना और सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो भी इसमें आती है। फिर इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। गुप्तचर होने चाहिए, जैसे कि हमारी रो एजेंसी है वैसे पहले क्या थी, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन था। फिर शासक की प्रजा के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बात की गई है। तो शासक की प्रजा के प्रति जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को सुनना, जन हितकारी योजना लागू करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देना, समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना, ये शासन की प्रजा के प्रति जिम्मेदारी थी। अब बात करते हैं शासन की आचार संहिता क्या है। कौटिल्य ने राजा के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कुछ आदर्श निर्धारित किए हैं कि राजा को आत्म संयम और अनुशासित होना चाहिए, परमशीलता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सादगी वाला होना चाहिए, समय का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए, क्रोध, लोभ, अहंकारी से दूर करने वाला होना चाहिए। तो ये शासन की आचार संहिता आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इसका 13 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणराज्य की राजनीतिक व्यवस्था का हमें विवेचन करना है। ये हम शायद पहला क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि प्राचीन भारतीय गणराज्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन भारत में राजतंत्र के साथ साथ गणराज्य व्यवस्था भी थी। ऐसे गणराज्य थे जहाँ शासन किसी एक राजा की निर्णयों के बजाय उन व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और सामूहिक निर्णयों द्वारा संचालित होता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों, पाणिनि और अष्टध्यायी तथा यूनानी यात्रियों के विवरण से इनसे ज्ञात होता है कि लिच्छवी, शाक्य, मल्ल, वज्जी और कोलियों और योद्धे जैसे जो अनेक गणराज्य थे वो प्राचीन भारत में उस टाइम विद्यमान थे जब राजतंत्र हमारा प्रचलित था। इन राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था सहभागिता, परामर्श और सामूहिक नेतृत्व को विशेष महत्व प्रदान था। तो अब गणराज्य की अवधारणा के बारे में जानते हैं कि गणराज्य की अवधारणा कैसी थी। तो गणराज्य की परिभाषा देख ली, अब इसके महत्व को देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका महत्व क्या था। तो सामूहिक नेतृत्व करना, सभा और परिषद का महत्व होना, परामर्श आधारित निर्णय लेना, सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना और जनप्रतिनिधित्व की भावना होना, इनके प्रमुख क्या थे, महत्व थे। गणराज्य की परिभाषा हमने पहले देख ली। गणराज्य की संरचना कैसी थी। तो गणराज्य की संरचना की बात करूं तो गणराज्य क्या था, राजनीतिक व्यवस्था का आधार था जिसमें सभा और परिषद थी। सभा क्या होती है, परिषद क्या होती है, मैं बड़े क्वेश्चन में करवा चुका हूं। आप अगर इसमें देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं एक बार एक सभा के मेन पॉइंट बताता हूँ। सभा राज्य की सर्वोच्च संस्था थी। महत्वपूर्ण राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे। सभा में गण के प्रमुख सदस्य भाग लेते थे। बहुमत या सामूहिक सहमति का आधार पर निर्णय लिए जाते थे। परिषद क्या होती है, परिषद प्रशासनिक कार्यों में सहायता करती थी। यह शासन, संचालन, नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाती थी। परिषद के सदस्य अनुभवी और प्रभावशील व्यक्तियों में चुने जाते थे। इसमें अगला है प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था देख ली कि न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आएगा, एक बार इसका मोटा मोटी बता भी देता हूँ आपको। जो गणराज्य का प्रशासन है वो सुव्यवस्थित और उत्तरदायी होना चाहिए।
प्रशासन में क्या होना चाहिए, विभिन्न विभागों का गठन होना चाहिए, अधिकारियों के कार्यों का विभाजन होना चाहिए, स्थानीय इकाई को स्वायत्तता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था क्या है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था एक राज्य में। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, कानून और परंपराओं का आधार होना चाहिए, विवादों का सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। तो ये न्याय व्यवस्था थी। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है, सेना और सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। तो अपनी स्वतंत्र सेना होनी चाहिए राज्य के पास, राज्य की सीमाओं की रक्षा करे, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करे, आंतरिक शांति बनाए रखे, सैन्य अभियानों का संचालन करे। फिर इसके साथ क्या थे, हमारा समाज कैसा था और संस्कृति कैसी थी। फिर इसी के साथ गणराज्य की कमजोरी और पतन के बारे में जानना है कि गणराज्य की कमजोरी क्या है और उसकी पतन क्या होंगे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक हमारी कैसी थी, तो गणराज्य की सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत क्या थे, स्वतंत्र थे और सहभागितापूर्ण थे। सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, शिक्षा और विचार विमर्श का महत्व था, नैतिक एवं कर्तव्य बोध पर बल दिया जाता था। फिर हम गणराज्य की कमजोरी और पतन के बारे में बात करें तो समय के साथ साथ गणराज्य का प्रभाव कम होने लग गया था। इसके पतन के कुछ कारण थे कि इसका पतन क्यों हुआ। आंतरिक मतभेद और गुटबंदी के कारण, शक्तिशाली राजतंत्रों राज्यों का उदय के कारण, सैन्य कमजोरी के कारण, प्रशासन और जटिलताओं के कारण, मौर्य साम्राज्य जैसे कि केंद्रित राज्यों का विस्तार के कारण इनका पतन हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध दर्शन में राज्य और शासक के कर्तव्यों की हमें व्याख्या करनी है। बौद्ध दर्शन केवल आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग नहीं बताता, बल्कि समाज, राज्य, शासन के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। भगवान बुद्ध ने शासन व्यवस्था को लोक कल्याण, नैतिकता, करुणा और अहिंसा पर आधारित माना है। बौद्ध दृष्टिकोण में राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता का संचालन नहीं, बल्कि जनता के सुख, सुरक्षा और नैतिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। शासक को धर्मराज अर्थात धर्म एवं न्याय के मार्ग पर चलने वाला आदर्श राजा माना गया है। तो ये बौद्ध दर्शन में के बारे में बताया गया है। तब बौद्ध दर्शन का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म का राजनीतिक दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य समाज में शांति, व्यवस्था, कल्याण स्थापित करने का साधन है। शासन का आधार बल या भय नहीं, बल्कि धम्म होना चाहिए, जिसे कि नैतिक आचरण या धर्म होना चाहिए। बुद्ध ने शासकों को यह शिक्षा दी है कि वे प्रजा के हित को सर्वोपरि रखें, शासन में न्याय, दया, सदाचार का पालन करें। तो बौद्ध धर्म का ये क्या हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण है। फिर इसमें राज्य का उद्देश्य क्या है हमारा। बौद्ध दर्शन में राज्य के प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के जीवन की संपत्ति की रक्षा करना, न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना, आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों और सदाचार का संरक्षण करना, सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। ये हमारे कुछ थे। फिर इसमें शासक के कर्तव्य क्या होने चाहिए बौद्ध धर्म के अनुसार। तो बौद्ध दर्शन में शासक को आदर्श आचरण का प्रतीक माना गया है। इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, धर्मानुसार शासन करना चाहिए उसको। फिर उसको क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करने वाला होना चाहिए। फिर इसी के साथ वो क्या होना चाहिए, न्याय और समानता देने वाला होना चाहिए, न्याय और समानता स्थापित करने वाला होना चाहिए। फिर अगला क्या है, प्रजा के कल्याण की चिंता करने वाला होना चाहिए। अगला इसमें आएगा, प्रजा से सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए, उसे प्यार से बात करें, उनको प्यार से उनकी समस्याओं का सुलझाए, उनको सुरक्षा प्रदान करे, नैतिक आदर्श प्रस्तुति करे। बौद्ध शासक और उनके आदर्श क्या है, उनके आदर्श होने चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना और उनको नैतिक आदर्श प्रस्तुत करना, ये उनके थे। राजा में क्या होना चाहिए, 10 राज धर्म का पालन होना चाहिए। 10 राज धर्म बोला गया है जिसमें, तो इसका 4th पॉइंट क्या आएगा, 10 राज धर्म होना चाहिए राजा में। बौद्ध ग्रंथों के लिए आदर्श शासक के 10 राज धर्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें दान, शील, परित्याग, जिसमें क्या है उसको क्या उदार और लोकहित की भावना होनी चाहिए, नैतिक आचरण वाला होना चाहिए, स्वार्थ का त्याग करने वाला, सरलता और ईमानदार, विनम्रता और सौभाग्य, आत्म संयम वाला, क्रोध से दूर, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सहनशीलता और धैर्य, जनता के हितों के अनुरूप होना चाहिए। और राजा और प्रजा का संबंध क्या है, इस बारे में इसके बारे में बता सकते हैं। सम्राट अशोक और जो है बौद्ध आदर्श का उदाहरण है इसका। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोणों से राज्य का रूप क्या था। महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से राज्य का स्वरूप कैसा था, रूप कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, समाज सुधारक और धर्म के परिवर्तक थे। उन्होंने केवल आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं, बल्कि समाज, शासन, राज्य व्यवस्था के संबंध में भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। बुद्ध के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना, शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि समाज में शांति, न्याय, समानता और लोक कल्याण की स्थापना करना था। उनका आदर्श राज्य नैतिकता, करुणा, अहिंसा और धर्म पर आधारित होता था। तो
बुद्ध के अनुसार उसके दृष्टिकोणों के माध्यम से राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले जानना है कि राज्य कैसा होना चाहिए और उसकी शांति का संबंध कैसा हो। तो राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए और शांति स्थापित करने वाला होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन में सुख, सुरक्षा और शांति स्थापित करना था। राज्य को ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें लोग भय, हिंसा, अन्याय से मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। शासन का आधार बल या दमन नहीं होता बल्कि नैतिकता और जन कल्याण होना चाहिए। बुद्ध का मानना था कि जब समाज में न्याय, सद्भावना और नैतिकता का आचरण का पालन होगा तब वास्तविक शांति स्थापित होगी। इसलिए राज्य को सामाजिक, व्यवस्थित और नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये राज्य और शांति का संबंध था। फिर इसमें अगला आएगा हमारा, राजा की भूमिका क्या क्या होती है। एक राज्य को सही धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए, उन्नति के रास्ते पर चलाने के लिए और जनता के कल्याण के लिए राज्य धर्म की अवधारणा होनी चाहिए उसके अंदर। तो राजा की भूमिका है जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में की गई है, बहुत बार इसको किया है कि राजा के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा के कैसे अधिकार होने चाहिए, राज्य को शासन चलाने के लिए, राज्य के शासन के लिए कैसी उसकी भूमिका होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसमें राज्य और शासन की संरचना कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए और उसकी शासन की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये भी ऑलरेडी बौद्ध के अनुसार ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। फिर अगला इसमें होना चाहिए अहिंसा और राज्य होना चाहिए। तो अहिंसा बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। बुद्ध ने राज्य को हिंसा, युद्ध और अत्याचार से दूर रहने की सलाह दी है। उसके अनुसार किसी भी समस्या का समाधान संवाद, सहमति और समझदारी से किया जाना चाहिए। तो राज्य को क्या होना चाहिए, अहिंसा और राज्य स्थापित करना चाहिए। इसमें ऊपर वाले में बात करें राज्य और शासन की संरचना कैसे होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने राज्य की संरचना और शासन की प्रकृति पर भी विचार किया। उन्होंने अपनी शिक्षा से यह स्पष्ट किया है कि राज्य की संरचना को लोकतांत्रिक और समानता पर आधारित होना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। दूसरा, इसमें राजा की भूमिका के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर इसका अगला पॉइंट देखते हैं राज्य और धर्म के बारे में कि राज्य और धर्म कैसे होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से धर्म और राज्य के बीच में गहरा संबंध होता है। वे मानते हैं कि राज्य का कार्य केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक होना चाहिए। तो राजा का जो कार्य है वो केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि उसका धार्मिक कार्य होना चाहिए। राज्य के शासकों को धर्म का पालन करना चाहिए और उसे अपनी प्रजा के धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उसकी जो प्रजा है उसको भी धर्म की शिक्षा दी जाए। धर्म का पालन न करने पर राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए था। तो इसका धर्म का पालन है ना, वो केवल प्रजा के कल्याण के लिए नहीं बल्कि राज्य की स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है। तो राज्य और धर्म का संबंध बताया गया है इसमें। और इसी के साथ हमें क्या है, एक न्यायपूर्ण शासन भी होना चाहिए जिसमें अपराधों पर नियंत्रण रखे, कमजोर वर्गों की रक्षा करे, अन्याय और शोषण को समाप्त करे, प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करे। फिर प्रजा के कल्याण की जिम्मेदारी होनी चाहिए इसमें शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोजगार के अवसर, निर्धन और कमजोर वर्गों की सहायता होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्य और धर्म का संबंध आपने ऑलरेडी इसमें देख लिया है। राजा में 10 राज धर्म होनी चाहिए जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 राज धर्म बताए थे कि राजा दानशील, सदाचारी, त्यागी, सरलता और ईमानदार, मृदुता होना चाहिए, तप होना चाहिए, अक्रोध, अहिंसा, क्षमा, अवरोधित, जनता के अनुरूप शासन करे। इसे इन गुणों का पालन करने वाला शासक ही आदर्श धर्मराज कहलाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारतीय समाज में धर्म और राज्य के बीच में संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो प्राचीन भारतीय समाज है उसमें जो धर्म और राज्य के बीच में संबंध कैसे थे उनकी चर्चा करनी है। तो प्राचीन भारतीय समाज में धर्म और राज्य का संबंध बहुत ही घनिष्ठ और परस्पर पूरक था, एक दूसरे के पूरक हैं। उस समय धर्म केवल पूजा पद्धति या धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक जीवन, नैतिक आचरण, न्याय व्यवस्था और शासन संचालन का मूल आधार माना जाता था। राज्य की वैधता, शासन के अधिकार और प्रशासनिक व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होते थे। इसलिए प्राचीन भारत में धर्म और राज्य को समाज की व्यवस्था बनाए रखने वाले 2 महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए हैं। तो क्या है, प्राचीन भारत में है ना, जो धर्म और राज्य है उसको समाज की व्यवस्था बनाए रखने वाले 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है, धर्म और राज्य। राज्य को एक सही, शांति पूर्ण और अच्छा उन्नति वाला बनाने के लिए धर्म और राज्य दोनों जरूरी हैं। तो धर्म की और इसमें देखेंगे राज्य की परिभाषा का संबंध देखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया है। धर्म और राज्य की परस्पर निर्भरता कैसे है वो देखेंगे। धर्म की अवधारणा देखनी है, राज्य की अवधारणा देखनी है। फिर हमें इसमें अगला क्या देखना है, धर्मशास्त्रों में राज्य की भूमिका क्या है, राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में इतनी बार करवा रखा है राज्य की भूमिका, राजा की भूमिका, राजा के कर्तव्य, राजा की महत्व, राज्य का महत्व, ये सारे करवा रखे हैं, ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फिर इसके अलावा धर्म और राज्य का आदान प्रदान होना चाहिए।
धर्मशास्त्रों में राज्य की भूमिका जैसे बताई गई है, किस हिसाब से बताई गई है ऊपर वाले में, धर्मशास्त्रों में राज्य की भूमिका मनुस्मृति के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से। धर्म और प्रशासन कैसा होना चाहिए वो भी बताया गया है। धर्म और राज्य का आदान प्रदान होना चाहिए, धर्म और प्रशासन हमारा कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। धर्म और राज्य की आलोचना क्यों की जाती है, क्या आलोचना है, क्या कमियां हैं, उनके बारे में बात की गई है। फिर इसमें क्या है, धार्मिक अनुष्ठान और राज्य के बारे में बात करनी है कि राजस्व, अश्वमेध यज्ञ, ये प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण इनका स्थान था। इनके बारे में धर्म और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, बौद्ध और जैनों के दृष्टिकोण क्या थे, धर्म और राज्य के बीच में संबंधों की सीमाएं क्या थी, ये सारे इसमें इस क्वेश्चन में करने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के प्रकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। शायद इसी वीडियो में हम राज्य के प्रकार का ऊपर जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य क्या है, राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च संस्था है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के आधार पर स्थापित होती है। मानव सभ्यता के विकास के लिए राज्य की संरचना, शासन पद्धति और इसमें क्या है अनेक परिवर्तन हुए हैं। शासन की प्रकृति, सत्ता के वितरण और राजनीतिक संगठन के आधारों पर राज्य को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो राज्य के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं, शक्तियों और सीमाओं के समझने में सहायता प्रदान करती है। तो इसमें राज्य के प्रकार हैं, उनके एक एक करके जिक्र करते हैं। संघ राज्य, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या होता है, इसकी सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभाजित होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। फिर बात करते हैं केंद्रीय राज्य में केवल केंद्र सरकार के पास क्या है, इसकी सत्ता होती है। फिर इसमें संघात्मक केंद्रीय राज्य की बात की गई है कि ये क्या होता है कि इस व्यवस्था में संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों की मिश्रित रूप होती है। इसमें राज्यों को कुछ स्वायत्त अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु केंद्र के पास अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होती है। फिर इसके बाद संप्रभु राज्य के बारे में बताया गया है कि संप्रभु राज्य क्या होता है, जो आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किसी बाहरी शक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं होता है, उसे संप्रभु राज्य बोलते हैं। फिर इसके बाद साम्राज्य की बात की गई है कि साम्राज्य क्या है, साम्राज्य वह राज्य होता है जिसके अनेक क्षेत्र, जाति, देशों पर नियंत्रण स्थापित होता है, उसका उन पर केंद्रीय सत्ता के माध्यम से शासन किया जाता है, इसे बोलते हैं साम्राज्य। फिर इसी के बाद गणराज्य की बात हुई है कि गणराज्य क्या है, गणराज्य वह राज्य होता है जिसमें सर्वोच्च पद वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से संचालित होता है, इसे बोलते हैं गणराज्य। फिर बात करते हैं इसमें राजतंत्र के बारे में, जो कि इसमें नहीं बताया गया है। इसमें एक राजतंत्र और ऐड करना होगा आपको। राजतंत्र में राज्य का प्रमुख राजा, रानी या सम्राट होता है, यह पद वंशानुगत होता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये भी निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र में राजा के पास लगभग असीमित शक्तियाँ होती हैं, और संवैधानिक राजतंत्र में राजा का पद औपचारिक होता है, वास्तविक सत्ता निर्वाचित सरकार के पास होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें राजा के प्रकार देखे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट अशोक के शासकीय सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। तो सम्राट अशोक के जो शासकीय सिद्धांत थे उनके बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक जो कि लगभग क्या थे, 273 से 232 ईसा पूर्व के काल था इनका, मौर्य वंश के महान शासक थे ये। उनके शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में बहुत ही गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने विजय तथा विस्तारवाद के स्थान पर धर्म, अहिंसा, लोक कल्याण और नैतिक शासन को अपनाया। उनके शासकीय सिद्धांत केवल प्रशासन तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित थे। अशोक के अभिलेख उनके शासन दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। तो अशोक के स्तंभ अभिलेख हैं, वो आज भी हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसकी खासियत क्या थी, इसके शासकीय सिद्धांत क्या थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो शासकीय सिद्धांत में है धर्म की प्रधानता और अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है। अशोक के शासन का मूल आधार धम्म था। किसी संकीर्ण धार्मिक मत का नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, सदाचार, करुणा और सत्य, सहिष्णुता और मानव कल्याण का सिद्धांत था। धर्म के प्रमुख तत्व क्या थे, सत्य, नैतिक आचरण, माता पिता गुरुओं का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति दया, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावना और कर्तव्य का पालन करना था। अगला है इसमें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो नीति थी वो उसकी बात की गई है। जो कलिंग युद्ध में व्यापक जनहानि हुई, अशोक ने गहराई से इससे क्या है प्रभावित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धर्म विजय को अपनाया था, जिसमें उन्होंने क्या धर्म का प्रसार के लिए उन्हें प्रशिक्षित नीति अपनाई। फिर अगला है इसमें न्याय और प्रशासन में समन्वय किया। न्याय क्या हो गया, अशोक ने न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। उसमें निष्पक्ष न्याय पर बल दिया, दंड में कठोरता के समान पर सुधार की भावना की, कैदियों को दया याचिका का अवसर दिया, अधिकारियों को जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए। फिर इसी के साथ उन्होंने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता और बहुलतावाद को अपनाया कि धार्मिक
सहिष्णुता और बहुलतावाद की नीति को अपनाया। फिर प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए कि धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो इसमें बहुलतावाद में तो अशोक धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने किसी धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया, कि किसी को थोपा नहीं कि भाई हाँ इतने धर्म है तो सभी को अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है, किसी के ऊपर किसी धर्म को थोपा नहीं, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया। विभिन्न संप्रदाय के बीच में संवाद हुआ था, उसको प्रोत्साहन किया। धार्मिक विवादों से बचने की सलाह दी। नैतिक मूल्यों को धर्म से अधिक महत्व दिया। तो ये उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और बहुलतावाद की नीति को अपनाया। फिर उन्होंने क्या किया, प्रजा के कल्याण के लिए कुछ कार्य किए। फिर उन्होंने क्या किया, इसके साथ और ऐड करना होगा कि जो प्रशासनिक सुधार किए थे, तो प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण किया, दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच की, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क की व्यवस्था की। फिर उन्होंने इसमें क्या किया, धम्म के प्रचार प्रसार की नीति की। अशोक ने अपने नैतिक सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किए। शिलालेख और स्तंभ बनवाए, धर्म यात्राएं की, बौद्ध भिक्षुओं एवं दूतों का प्रेषण किया, विदेशों में धार्मिक मिशन किए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी था उनका, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार किया, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। प्राचीन भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी थी? कार्यप्रणाली, जो न्यायपालिका थी उसकी कार्यप्रणाली पर हमें प्रकाश डालना है। तो प्राचीन भारत में न्यायपालिका क्या थी? शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। न्याय का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं था, बल्कि समाज में धर्म, व्यवस्था, शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखना था। न्याय व्यवस्था का आधार धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और परंपराएं थी। स्थानीय रीति रिवाज या राजाज्ञाएं थी। राजा को न्याय का सर्वोच्च संरक्षक माना जाता था, किंतु न्यायिक कार्यों में विद्वानों, न्यायाधीशों और पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें न्यायपालिका की संरचना कैसी थी हमारी। तो न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो प्राचीन भारत में न्यायिक व्यवस्था बहुस्तरीय थी, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राज्य के स्तर तक विभिन्न संस्थाएं इसमें कार्य करती थी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें राजा के प्रमुख कुछ कार्य थे। तो राजा सर्वोच्च इसमें न्यायाधीश था, जिसमें राजा के कार्य में न्याय की स्थापना करना, कानून व्यवस्था बनाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अपीलों की सुनवाई करना, धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्णय लेना। फिर इसमें क्या थे, न्यायाधीश और सभासद आते थे। राजा की सहायता के लिए विद्वान ब्राह्मण थे, मंत्री थे, न्याय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते थे। इन्हें धर्मशास्त्र और परंपराओं का विधि का ज्ञान था। तो ये न्यायाधीश और सभासद थे हमारे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत और स्थानीय न्यायालय थे। तो ग्राम पंचायत में जो स्थानीय लेवल पर थी, ये ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा करते थे, ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। पंचों को समाज में सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति माना जाता था। कुछ विशेष न्यायालय भी थे, कुछ मामलों के लिए विशेष प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं भी थी। व्यापारिक विवादों के हेतु व्यापारिक परिषद, श्रेणियों जिसे गिल्डो बोलते हैं, के न्यायिक मंच थे। धार्मिक मामलों में धर्मसभा थी। फिर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में बात हुई है कि कार्यप्रणाली कैसी थी। तो इसमें कार्यप्रणाली में बात करें तो जो धार्मिक और कानूनी सिद्धांत था, तो धर्म और विधि का आधार था। इसमें प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल आधार क्या था? धर्म था। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और कानूनी नियमों का समुच्चय था। तो न्याय के प्रमुख स्रोत क्या थे? वेद, स्मृतियाँ, धर्म और स्थानीय परंपराएं, यज्ञ इसमें आती थी। फिर इसके बाद क्या क्या साक्ष्य और निर्णय की क्या भूमिका थी? साक्ष्य मतलब सबूत, जिसे गवाह बोलते हैं, और निर्णय की प्रक्रिया थी। तो इसमें ये बहुत जरूरी था कि जो साक्ष्य और प्रमाण पेश किए जाते थे ना, वो इसके आधार पर निर्णय लिए जाते थे। न्यायालय में विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण है उसका महत्व था। प्रत्यक्षदर्शी गवाह होना चाहिए, लिखित दस्तावेज होने चाहिए, शपथ और प्रतिज्ञा होनी चाहिए, या फिर परिस्थिति जन्य प्रमाण होना चाहिए। तो साक्ष्य और निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। न्याय का दायित्व और दंड के बारे में बात की गई है। तो प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली में दंड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को दंड देना नहीं था, बल्कि समाज में अनुशासन बनाए रखना था। दंड के प्रकार कैसे थे? आर्थिक दंड था, शारीरिक दंड, कारावास, संपत्ति की जब्ती करना, निर्वासन, मृत्युदंड, जो कि मृत्युदंड था वो गंभीर अपराधों में दिया जाता था। जो निर्णय प्रक्रिया थी वो कैसे ली जाती थी? तो निर्णय प्रक्रिया की क्या खासियत थी कि निर्णय साक्ष्य के आधार पर दिया जाता था। न्यायालय विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को महत्व देता था कि ये निर्णय है, ये हमारे पास क्या है, साक्ष्य और प्रमाण है, तो इसके आधार पर देते थे। फिर न्याय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो न्याय करेंगे तो समाज अनुशासित होगा, नैतिक मूल्य का पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा। तो हमारे कुछ न्यायपालिका की कुछ विशेषताएं भी थी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। न्यायपालिका की विशेषताएं: धर्म आधारित न्याय करते थे, स्थानीय स्तर पर न्याय था, निष्पक्ष सुनवाई थी, सामाजिक उत्तरदायित्व था, राजा की सर्वोच्च भूमिका थी। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
राजा के गुण पर चर्चा करें। राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, जो कि ऊपर के क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राजा के गुणों की चर्चा करें तो राजा के गुण क्या होने चाहिए, धर्म पालन और नैतिकता वाला होना चाहिए। राजा का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है धर्मनिष्ठ होना। उसे धर्म, सत्य और नैतिक मूल्यों का आधार पर शासन करना चाहिए। धर्म के अनुसार निर्णय लेना, सत्य का, न्याय का पालन करना, नैतिक आदर्श प्रस्तुत करना, समाज में सदाचार को बढ़ावा देना, ये इसकी विशेषताएं की थी, धर्म पालन करना। दूसरा, इसमें कृष्ण निष्ठा होना, जिसमें कृष्ण प्रेम और सच्चाई के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जिसे सत्य निष्ठा और ईमानदारी भी बोल सकते हैं। प्रजा का विश्वास प्राप्त होना, शासक की विश्वसनीयता बढ़ती है, भ्रष्टाचार और न्याय कम होते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहती है। फिर न्यायप्रिय होना, राजा के गुणों में न्यायप्रिय होना चाहिए। राजा का प्रमुख कर्तव्य है न्याय स्थापित करना, उसके सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो, पक्षपात से बचना चाहिए। राजा की विशेषताओं में निष्पक्ष निर्णय लेना, अपराधियों को दंडित करना, कमजोर वर्ग की रक्षा करना, कानून के समान रूप से पालन करना। फिर उसमें क्या है, वीरता भी होनी चाहिए, साहस और धैर्य होना चाहिए। प्राचीन काल में राजा को राज्य की सुरक्षा का दायित्व निभाना पड़ता था, इसलिए उनमें वीरता और साहस का होना बहुत जरूरी था। शत्रुओं में राज्य की रक्षा, संकट के समय नेतृत्व, कठिन निर्णय लेने का साहस और राष्ट्र हितों की रक्षा करना था, ये उसमें वीरता और साहस भी होना चाहिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए, धर्म और विनम्रता होनी चाहिए, धर्म, धैर्य होना चाहिए और संयम होना चाहिए। राजा की परिस्थिति के अनुसार धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। आवेश, क्रोध, जल्दबाजी शासन के लिए हानिकारक है, तो उसके क्या लाभ है, धर्म और संयम के सही और संतुलित निर्णय लिए जाते हैं, संकटों का प्रभावी समाधान है, प्रशासन में स्थिरता है, व्यक्तिगत राजनीतिक संतुलन है। फिर समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि समाज के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या क्या करना है। जो समाज है उसके कल्याण, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना, इस प्रकार रोजगार प्रदान करना, भूख से जो वंचित हैं, जो भूखमरी से जूझ रहे हैं, उनको अनाज प्रदान करना, ये उसके कर्तव्य थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या था उसका, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी राजा के गुणों में एक महत्वपूर्ण था। प्राचीन समाज में राजा को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। उसे समझने की आवश्यकता थी, किसी कार्य को केवल भौतिक शासन तक सीमित नहीं, बल्कि उसे प्रजा की मानसिक आत्मिक भलाई की चिंता करनी चाहिए। तो उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला होना जरूरी था। इसी के साथ वह दूरदर्शी होना चाहिए और बुद्धिमत्ता वाला होना चाहिए। प्रशासनिक उसमें दक्षता होनी चाहिए, राजा को शासन और प्रशासन की पर्याप्त समझ होनी चाहिए। वह करुणा और सहानुभूति से भरा हुआ होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार ये राजा के कुछ गुण हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि दिखाया गया है कि ये इसमें सारे क्वेश्चन आते कि नहीं आते। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो देख लेना। अगर इसमें से कोई भी बाहर आ जाए तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में करा देना कि भाई हाँ, इसमें मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता, आपने जो वीडियो करवाई है। तो ये एक हमारी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इसमें करा दिए हैं। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी एग्ज़ाम से पहले की, जिसे मिनट रिवीजन वीडियो बोलते हैं। कि मिनट जो एग्ज़ाम से पहले की तैयारी करते हैं, 1 घंटे पहले इसको देख के चले जाना, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाओगे। आप एग्ज़ाम में पास तो होना दूर की बात, आप 60-70 मार्क्स आराम से प्राप्त कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उस पर लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।